आज हम इस सत्र के माध्यम से भारत के उसी सिनेमा को खोजने की कोशिश करेंगे। इस सत्र में हमारे साथ हमारे अतिथि हैं भाषा सुमली जी। हम चाहेंगे कि आप करताल ध्वनि से हम सब उनका स्वागत करें। साथ ही हमारे साथ हैं देवेंद्र मालवीय जी। देवेंद्र मालवीय जी की फिल्म 2020 दिल्ली का ट्रेलर हमने अभी देखा। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और जो एक सच्चाई को उजागर करती है। जल्द ही वो रिलीज होने वाली है। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि देवेंद्र जी की फिल्म को जरूर देखने जाएं। अब हम अपने सत्र की शुरुआत करते हैं और भाषा जी आपसे मैं पहला प्रश्न करना चाहूँगा। भाषा जी, आपने कई इंटरव्यूज़ में ऐसा कहा है कि द कश्मीर फाइल्स में जो आपका रोल है वो आपके लिए एक यज्ञ की आहुति के जैसे है। आप सभी ने बहुत मेहनत से एक ऐसी फिल्म बनाई जिसके जरिए देश और विदेश में जो कश्मीर हिंदुओं का एक दर्द था, उनकी पीड़ा थी, उसको पुनर्जीवित किया जा सका। आपको क्या लगता है ये जो एक उनकी पीड़ा है हम लेकर आए हैं, वो कब तक हमारे सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में उसका प्रभाव लंबे समय तक कब तक रहेगा या कैसा प्रभाव पड़ा है उसका? फिल्म के माध्यम से जी, सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम और बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आपने कहा कि कश्मीर फाइल्स एक यज्ञ की तरह था। जी बिल्कुल। और क्योंकि जैसा कि आपने कहा, भारतीय सिनेमा का अभी तक जो पूरी यात्रा रही है उसमें भारतीयता कैसे गायब होती गई और सिनेमा बच गया, तो कश्मीर फाइल्स एक ऐसे सच का विस्फोट करने वाली एक फिल्म थी जो सच पॉपुलर नैरेटिव से हर प्रकार के मीडिया हो, किताबें हो, उनसे छुपाया जा रहा था। और जब ये मौका मुझे पता चला कि एक ऐसा अवसर है जिसमें मैं जुड़ना चाहती ही थी और मैं जिस भी प्रकार से हो सके उस इस सारी वेदना की पूरी सच्चाई को उजागर करने में जिस भी प्रकार से अपना योगदान दे सकती मैं देना चाहती थी। तो इस फिल्म को बनने में सिर्फ ये नहीं कि मैं अभिनेत्री के तौर पे जुड़ी, मैं इस फिल्म के पीछे का जितना कार्य है, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हो, आर्ट डायरेक्शन हो, सब कुछ की जो एक कल्चरल एप्रोप्रिएट होना चाहिए, कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, उन सब चीज़ों पे भी मैं योगदान दे रही थी। तो वही मेरी तरफ से एक कलाकार के तौर पे मेरा योगदान था। क्योंकि हमारा जो समाज है, जैसे आपने सवाल का आपका अंतिम हिस्सा ये था कि आपको क्या लगता है ये जो चेतना फैली है वो कब तक इसका समाज में प्रभाव। फिल्म का नो डाउट हम सबको पता है कि मासेस को रीच करने का सबसे बेस्ट मीडियम है और इसी कारण इतने पावरफुल, इतने सशक्त मीडियम पे जो भारत विरोधी लॉबी है उसका कब्जा रहा है। क्योंकि जो अंत्यज जिसे कहते हैं, जो अंतिम व्यक्ति है भारत तक का, उस तक फिल्म का माध्यम सबसे सशक्त रूप से पहुंचता है, सबसे इजीली पहुंचता है और इस माध्यम पे इन्होंने कब्जा कर लिया। और पहली बार भारत की सच्ची कहानी, कश्मीर की सच्ची कहानी का एक अंश, कहानी तो बहुत बड़ी है, का एक अंश लेकिन पूर्ण रूप से सत्य जब सामने आया और सब लोगों तक पहुंचा, तो इसका असर इसने इस पूरे हमारे संघर्ष को, 35 साल से संघर्ष चल रहा है, उसको विस्तार दिया। नो डाउट आवाज को बुलंद किया, लेकिन आवाज पहले ही दिन से उठ रही थी। मैं प्रसंगवश कहना चाहती हूँ, आपने सभी ने कश्मीर फाइल्स देखी होगी, उसका क्लाइमैक्स सीन देखा होगा आपने, जो पंक्तिबद्ध तरीके से मारा जाता है 24 कश्मीरी हिंदुओं को, वो नाडीमर्ग मैसेकर था। नाडीमर्ग मैसेकर के कल वर्षगांठ है, 23 मार्च को एक घटना घटी थी और उसी दृश्य को फिल्म में दिखाया गया था। वो कल उसकी वर्षगांठ है और हमारा संघर्ष तब भी जारी था, फिल्म नहीं थी तब भी जारी था, फिल्म हुई उसके बाद भी अभी भी जारी है। कल हमारे जो कश्मीरी हिंदू युवा हैं वो जम्मू में अधिकार रैली निकालने वाले हैं और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हमारा संघर्ष सड़कों पर, इस तरह के आयोजनों में, साहित्य में, मैं कला से आती हूँ तो कला से, रंगमंच से, चित्रकारिता से, संगीत से हमारा संघर्ष निरंतर चलता रहा है। लेकिन एक कश्मीर फाइल से नो डाउट उस पूरे उसको आवाज को विस्तार जरूर मिला है हमारी कहानी को, लेकिन दुर्भाग्य अभी भी बना हुआ है। हिंदुस्तान में हिंदू विस्थापित है। मैं अभी भी
निष्कासन का जीवन ही जी रही हूँ, मेरा पूरा समुदाय निष्कासन का जीवन जी रहा है और हम लोग अभी अपने अधिकारों की मांग करने के लिए कल अधिकार रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि कल नाडीमर्ग मैसेकर जो आपने देखा उसकी वर्षगांठ है। भाषा जी, आप स्वयं एक कश्मीरी पंडित हैं और आपने फिल्म में जो किरदार निभाया वो शारदा पंडित का था। कितना मुश्किल होता है एक ऐसा किरदार निभाना जो आपकी ज़िंदगी होती है, जो आपने जिया है, जिस पीड़ा को आपने झेला है, उसी को पुनः अभिनय के रूप में फिर से एक तरीके से आपके साथ वो पूरी जो लाइफ है, आपकी लाइफ की घटनाएं फ्लैशबैक में आती हैं, तो वो कितना मुश्किल हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ये बड़ा ही टेक्निकल सवाल है, एक्टिंग से रिलेटेड। और अगर एक्टिंग की दृष्टि से बात करें तो बहुत टेक्निकल सवाल है, लेकिन अगर सेंटिमेंट्स, हाँ, लेकिन अगर एक आम, अगर इसको संवेदनात्मक दृष्टि से देखें तो भी बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि कई बार लोगों को लगता है कि अरे ये तो शायद आपके लिए इजी रहा होगा। कुछ लोगों ने इनसेंसिटिवली ऐसे कमेंट्स भी किए हैं, क्योंकि ये तो आप ही की पीड़ा आपने पर्दे पे दिखा दी, बहुत इजी रहा होगा। उल्टा उसके बावजूद उसके वो बहुत ही कठिन इसलिए रहता है क्योंकि आपको एक डिस्पैशनेट तरीके से उस चीज को, ये 2 बार मरने जैसा है। एक बार तो आप मर लिए और उसके बाद आपको दुनिया को दिखाने के लिए जी मैं ऐसे मरा, तो आप उसका चित्रण कर रहे हैं, आप उसको पर्दे पे उतार रहे हैं, और वो जो मरना है वो दूसरी बार भी सच्चा होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक्टिंग पे हम लोग जब प्रशिक्षण लेते हैं तो एक झूठ को सच्ची तरह जीने का कला मानना जाता है। मोटा मोटी अगर मैं कहूं, एक्टिंग को कहा जाता है कि इट्स अ लाई विच यू लिव वेरी ट्रूथफुली। लेकिन यहां पे वो लाई नहीं था, सो इट वॉज अ ट्रूथ विच हैड टू बी लिव्ड ट्रूथफुली वंस अगेन। तो यहां पे क्या होता है ना, कभी कभी रियलिटी और सिनेमा वो ब्लर हो जाता है और अच्छे अच्छे एक्टरों से हो जाता है, और मेरे साथ हुआ। यानी एक ऐसा पैनिक अटैक आया कि मैं सचमुच, ये तो खैर पूरी टीम जानती है हमारी जिन्होंने ये फिल्म शूट करी, कि मुझे लगा कि ये सच में हो रहा है इस वक्त। और आई वेंट टू अ स्टेट ऑफ ट्रॉमा कह लीजिए। उस सबको बहुत ही मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ा उस चीज का, और मैं चिल्लाने लगी एक समय पे। तो जब वो शूटिंग हो रही थी, नाडीमर्ग सीन आप सबने देखा होगा ना, जिस वक्त वो फिल्माया जा रहा था, तो मैं बोलने लगी कि मतलब बचाओ, रोको, मतलब द ह्यूमन इनसाइड मी, मतलब एक्टर के। तो मैंने हालांकि बाद में फिर खुद को बहुत मतलब मैं खुद से बहुत दुखी थी कि एज एन एक्टर शायद वो मैं खुद को कंटेन नहीं कर पाई सारे इमोशंस को, क्योंकि एक्टर्स को बहुत डिस्पैशनेट तरीके से। लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये बहुत ही डिफिकल्ट था। और शायद वही बात उस दृश्य में रही, या उस फिल्म की सक्सेस में वो बात रही, कि उसमें वो जो सत्य था एक्टिंग का, एक्टर का, घटना का, वो सत्य पूर्ण रूप से और सच्ची श्रद्धा से और पूरी निष्ठा से माता सरस्वती की कृपा से मैं आपके सामने रख पाई। भाषा जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न देवेंद्र जी आपसे है। भाषा जी के साथ तो कश्मीर के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे। आपने 2020 दिल्ली बनाने का विचार कैसे लाया, और सिनेमा में जो राष्ट्रीयता है या राष्ट्रीय विचार का सिनेमा है, इसके मायने आपके लिए क्या हैं? सबसे पहले सबको नमस्कार, प्रणाम। और कुशाभाऊ ठाकरे फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मुझे यहाँ अवसर देने के लिए अपनी बात रखने का। आपका सवाल है कि भाषा जी के साथ तो अपने सेंटिमेंट्स जुड़े थे, उनकी भावनाएं, उनकी पीड़ा, उनका दर्द था। मुझे किस चीज ने प्रेरित किया इस फिल्म को बनाने के लिए? तो मैं भाषा जी के दर्द और पीड़ा की तुलना तो किसी भी चीज से नहीं हो सकती। वो एक बहुत ही स्याह कालखंड है जो इन कश्मीरी पंडितों ने, कम्युनिटी ने झेला, उसका किसी भी चीज से तुलना नहीं हो सकती। लेकिन जो सेंटिमेंट है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, उस दर्द के साथ में रिलेट करना, उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करना सिर्फ मेरा नहीं, हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि उस दर्द को महसूस करे वो। और मैं सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करूंगा, वो हर प्रताड़ित हिंदू जो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो,
अगर उस पर जुल्म हो रहा है, उस पर अत्याचार हो रहा है, उसके साथ प्रताड़ना हो रही है, तो उसको महसूस करना, उसको अनुभव में लाना, हमारे साथ नहीं हो रहा है लेकिन उनके साथ में जो हो रहा है ना, उसको हम महसूस कर सकते हैं। जब तक हम अगर वो महसूस करने की कोशिश नहीं करते हैं तो शायद हमारे अंदर हमें चेक करना चाहिए अपने आप को कि हम कौन हैं। तो इसी तरह जब मैं देखता था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटीज रह रही हैं, हिंदू माइनॉरिटी रह रही है और उसके साथ में अदर माइनॉरिटीज भी हैं, तो वहाँ जो जुल्म की मतलब एक तरीके से एक सीमा पार कर दी गई है। अत्याचार इतने तरह तरह से हो रहे हैं कि जिनको आप थोड़ा सा स्टडी करने जाओ तो आत्मा आपकी हिल जाएगी। हम आमतौर पर, मैं देखते रहता था 2020 के पहले भी कि सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं, आए दिन एक 14-15 साल की बच्ची उठा ली गई है, किसी घर से 2 बच्चियां उठा ली गई है। बच्चियां रो रही हैं कि मुझे अपने घर भेज दो, और उस उतनी दूर पर जहां पोडियम रखा हुआ है वहां माँ बाप खड़े हैं, वो चाहते हैं कि मैं बच्ची को ले जाऊं, लेकिन नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि वहां की कोर्ट ने ही इस चीज को लीगल बता दिया है कि भाई नहीं, ठीक है, वो लड़की तो अपनी मर्जी से जा रही है। अब वो जो क्रंदन है, वो जो रुदन है, वो मेरे दिल को छूता था। और जब 2020 में एक कानून लाया गया कि भाई इस तरह के प्रताड़ित लोगों को हिंदुस्तान में, भारत में शरण दी जाएगी, लेकिन उस कानून को रोकने के लिए एक इकोसिस्टम खड़ा हो गया पूरी तरह से। उसमें कई बार क्लेरिफिकेशन दिए गए कि भाई ये कानून जो है, ये कानून किसी को बाहर निकालने के लिए नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि ये कानून किसी को निकालने के लिए नहीं है, लेकिन महीनों उस लाने वाले कानून को रोकने के लिए महीनों दिल्ली को काट दिया गया, नोएडा से एक रोड को बंद कर दिया गया, लोग जिनको डेली आना जाना है उनका बंद कर दिया गया, लोगों को 4-4 घंटे लेट घूमकर अपने ऑफिस जाना पड़ा, सारा जनजीवन प्रभावित कर दिया गया। ये इकोसिस्टम है। तो ये 2 चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा झकझोरा, और उसकी परिणति जो 24 फरवरी 2020 को हुई, जब नमस्ते ट्रंप हो रहा था, तो वो सिर्फ कानून का विरोध नहीं था, एक वैश्विक मंच पर भारत को बदनाम करने की एक सुनियोजित षड्यंत्र था वो, कि भाई एक दुनिया के सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट हमारे देश में है और हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं हमारी कैपिटल में। वो सारे प्रयासों को जो है अंजाम दिया गया, और इन्हीं चीज़ों के आसपास मैंने ये फिल्म को लिखा और गढ़ा, और उसको एक रियल फील देने के लिए, एक वास्तविकता का थोड़ा सा आभास हो, ये करने के लिए मैंने उसको 1 शॉट में फिल्माया है। दूसरा, आपने राष्ट्रीय फिल्मों की बात करी कि राष्ट्रवादी फिल्में, देखिए मैं तो एक सिंपल से एग्जाम्पल से बताऊंगा। भाषा जी हमारे साथ हैं, भाषा जी को उनके घर से निकालकर, उनके शहर से निकालकर, उनके प्रदेश से निकालकर कहीं और भेज दिया गया, या इतना डराया गया, इतना मारा गया कि उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके घर पर किसी और का कब्जा है अभी, ठीक है। अब भाषा जी एक आर्ट पीस के जरिए या एक फिल्म के जरिए, या कह सकते हैं कि किसी भी अभिव्यक्ति के जरिए वो अपना दर्द बता रही हैं, तो उसे राष्ट्रवाद तो है ही है उसमें, क्योंकि राष्ट्र की कहीं ना कहीं हम लोग उसमें राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं ऐसे आर्ट पीसेस के जरिए। लेकिन ये तो सच है, राष्ट्रवाद जो बोलते हैं हम, सिर्फ राष्ट्रवाद तक इन फिल्मों को सीमित नहीं करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति, ये हमारा दर्द, ये हमारा इतिहास, ये हमारा गौरव, सबको हम इन फिल्मों के माध्यम से दर्शकों तक ले जा सकते हैं। तो किसी एक ढर्रे में या एक बोल सकते हैं कि एक खंड में इसको नहीं डाला जा सकता। इस तरह की फिल्मों को जो सच बताती है, जो इतिहास बताती है, जो दर्द बताती है, जो संस्कृति बताती है हमारी। तो ये है कि ये जो है राष्ट्रवाद को भी कुछ इकोसिस्टम है, कुछ नैरेटिव गढ़ने वाले लोग हैं जो राष्ट्रवाद को फासिज्म के पास ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जो विक्टिम है
उसको अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है, और जो 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 अत्याचार कर रहा है उसके बारे में अगर कोई बात की जाती तो वो विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। तो हमें भी इन शब्द जाल से थोड़ा सा बचकर हमें एक विस्तृत हिंदी सिनेमा की तरफ जाना चाहिए जो अलग अलग आयाम पर बात करता है। राष्ट्रवाद एक आयाम हो सकता है उसका, बाकी हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध, बहुत संपन्न है, और उसमें इतनी चीजें हैं कि शायद दुनिया में किसी के पास भी ना हो। हेलो, आपने जैसे फिल्मों के आपने बताया कि उसको फासिज्म की तरफ बताया जाता है, और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसी फिल्में आती हैं तो उसको प्रोपेगेंडा फिल्म घोषित करने की प्रयास किया जाता है, और बोला जाता है चाहे वो केरला स्टोरी के साथ हो या फिर बस्तर के साथ हो या कोई भी ऐसी फिल्म आती है, ऐसा होता आया है। तो इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, या एक एज अ फिल्म मेकर उसको क्या करना चाहिए कि जो ये हमारी फिल्मों को प्रोपेगेंडा फिल्में घोषित की जाती है या ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाता है, उससे कैसा बचा जा सकता है? और आपने जो अभी 2020 दिल्ली बनाई है उसमें आपने उसके लिए आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं? देखिए, ये तो जो लोग हैं ना बड़े पुराने पापी हैं जो प्रोपेगेंडा बोलते हैं। जैसे कि कश्मीर फाइल्स इतनी सफल फिल्म है, उसे आज भी मैं कई लोगों से मिलता हूं बॉम्बे में, जो कि मिलना पड़ता है हमें, लेकिन उनकी विचारधारा अलग है। वो आज भी बोलते हैं कि बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्म थी। सारों का नैरेटिव बदला, उनका दिमाग नहीं बदला। वो भी हमारी तरह इन्हीं जगहों से, छोटी जगहों से गए हुए बच्चे हैं। कोई एफटीआई गया, कोई कहीं गया, लेकिन इतना ब्रेन वॉश हो गया उनका कि वो वापस आने जैसी कंडीशन में नहीं है अभी। अरे प्रोपेगेंडा क्या होता है? प्रोपेगेंडा ये होता है, मैं बताता हूं प्रोपेगेंडा क्या होता है। प्रोपेगेंडा ये होता है कि दीवार में जब अमिताभ बच्चन मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ते और वो बोलते हैं कि मां तेरे मांग का सिंदूर घिस गया इस चौखट के ऊपर, पर तुझे मिला क्या, और वहीं से उतर कर नीचे जाते हैं और उन्हें एक 786 लिखा हुआ बिल्ला मिलता है, उसको सर माथे पे लगाते हैं, जेब में रखते हैं, गोली चलती है, वो बिल्ला उनकी जान बचा लेता है। ये होता है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा ये होता है कि बजरंगी भाईजान में बॉर्डर के नीचे एक सुरंग बनी हुई है जिससे बजरंगी भाईजान क्रॉस होते हैं उस तरफ, और वहां पर एक पाकिस्तानी अफसर है जो इतना रहमदिल है कि वो बोलता कि कोई बात नहीं, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, आप निकल जाइए। ये होता है प्रोपेगेंडा। हम तो सच दिखा रहे हैं भाई, सच दिखा रहे हैं। तो आपका सवाल था कि प्रोपेगेंडा करार दे देते हैं ये लोग, तो ये एक तरीके से कि भेड़ियों का झुंड है जो आप पर टूट पड़ेंगे क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन वही बोलते हैं ना कि हमारी दहाड़ में दम होना चाहिए, तो वो भेड़ियों का झुंड भी पीछे जाएगा क्योंकि उनके पास तो कुछ भी इस चीज का बोलते काउंटर करने के लिए अभी उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। अभी तो वो चढ़ाई करेंगे आप पर, और वो सिर्फ आपको टेक्निकलिटीज में उलझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आपकी फिल्म में टेक्निकली ये गलत है, ये गलत है, ऐसा है, वैसा है, और आप टेक्निकली साउंड नहीं है। दूसरा, आप जो मुद्दा लेकर आए वो प्रोपेगेंडा है। ये शब्दों का जाल है सिर्फ। रही बात मेरी फिल्म की, तो मुझे मालूम था कि यही होने वाला है, यही होगा कि जब मैं ये सारी चीजें लेकर आऊंगा तो ये लोग इसे प्रोपेगेंडा ही बोलेंगे। तो मैंने एक टेक्निक अपनाई इसमें, इस फिल्म को फिल्माने की, वो है वन शॉट मेथड। और हजारों करोड़ का एक उद्योग है फिल्म, भारतीय फिल्म उद्योग। वो भारतीय फिल्म उद्योग जो बॉलीवुड नाम रखा सही रखा, मैं तो बॉलीवुड जो इस तरह की फिल्म जो प्रोपेगेंडा जो मैंने बताया वो बनाने वालों को मैं बॉलीवुड ही बोलता हूं अभी भी। तो वो लोग जो इतने हजारों करोड़ का उद्योग लेकर बैठे हुए हैं, सारे साधन है, सब कुछ कर सकते हैं, समय है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इस टेक्निक पर आज तक फिल्म नहीं बना पाए थे। मुझे मालूम था, मैं वर्ल्ड सिनेमा देखते रहता हूं, वहां पर ये टेक्निक यूज होती है जिसमें आपको बहुत लिमिटेशंस हो जाती है, जिसमें आप फिल्म बनाना आसान नहीं होता। तो इस टेक्निक को इस फिल्म में उपयोग करने का जो मंशा मेरी ये थी कि एक ज्वलंत सब्जेक्ट भी सामने आए और टेक्निकली भी हम उनसे स्ट्रांग लगे, और हमें उनका अप्रूवल की जरूरत नहीं है। हम वैश्विक मंच पर यह बता पाए कि
भारत भी ऐसी फिल्म बना सकता है। तो ये वन टेक पहली फिल्म जो बन रही है हिंदी की फुल लेंथ फीचर फिल्म, ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये भारत की अचीवमेंट है। जो आप प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, हमारी बात, हमारे एक जो हम फिल्मों के माध्यम से जो एक सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके जो कथानक, उसके डायलॉग और उसकी जो क्रिएटिविटी के जरिए तो हम आपसे सुपीरियर होंगे ही होंगे। टेक्निकली भी हम आपको ये दिखाएंगे कि आपके बूते की जो बात नहीं थी वो हमने करके दिखा दी। तो वो आप 2020 दिल्ली में देख सकते हैं। आपने सही बात बोली। हमें सबसे पहले अपनी फिल्मों पे गर्व करते आना चाहिए। जिस दिन हम अपनी फिल्मों पे गर्व करेंगे तो सारे जितने प्रोपोगंडा है ऑटोमेटिक वो ध्वस्त हो जाएंगे। मेरा अगला सवाल भाषा जी आपसे है। उससे पहले आप मैं इसी पॉइंट में थोड़ा सा जोड़ना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ सर ने जो बोला प्रोपेगेंडा पे। और आपने कहा ना कि ये जो राष्ट्रवादी फिल्में, हम, आपका जो सवाल का अंतिम पार्ट था वो ये था कि इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं इस नैरेटिव को। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप सही फिल्में, सच्ची फिल्में बहुत अधिक मात्रा में बनाएं। जो इन्होंने गिनाई वो दो गिनाई आपने अभी जो एग्जाम्पल, क्योंकि अनंत एग्जाम्पल्स हैं, कितने गिनाएंगे ये भी। मेरे मन में इतने आ रहे थे पर मैंने कहा छोड़ो, बात ही वहां चली जाएगी। लेकिन जब हम सच्ची फिल्मों की बात करते हैं, उंगलियों पे गिनने लायक भी नाम नहीं है। तो इसका आपको नंबर्स का जो उत्तर है और नंबर्स से ही देना पड़ेगा। तो बहुत अधिक मात्रा में जब सच्ची फिल्में बनेंगी, भारत के एक एक क्षेत्र की एक एक हिस्टोरिकल जो घटनाएं हुई हैं, जितने जेनोसाइड्स हुए हैं, उन सभी को आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तभी आप इस सभी को, मतलब एक तरह से कश्मीर फाइल्स पर भी बहुत बातें हुई थी कि ये डॉक्यूमेंट्री है, ये फीचर फिल्म नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, क्या विधा है? सच तो ये है कि वो सच है और जनता ने उसे सराहा। जनता ने उस सच को लाने के प्रयास को सराहा। तो जनता तो हमारे साथ है ना। भारत की जनता तो त्रस्त है इस तरह की जो प्रोपेगेंडा, बेसिकली प्रोपेगेंडा है, जैसे इन्होंने उदाहरण दिए, जो हमेशा से चलता आया है। जैसे मैं कुछ फिल्मों को जैसे अब मैं कश्मीर से आती हूँ और कश्मीर पर हमने कितना सिनेमा देखा है आज तक। सभी में मतलब कश्मीर की वादियां बड़ी खूबसूरत हैं, कश्मीर की कली और वादी कश्मीर, जन्नत का नज़ारा। तो रोमांटिसाइजेशन और उसको ग्लोरीफाई करना, कश्मीर सिर्फ रोमांटिसिज्म ही थोड़ी ना है। बुमरो 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 बुमरो, तो सारा हिंदुस्तान जैसे बुमरो पर तो ठुमकता रह गया। मुझे याद है हर शादी में ये गाना बजता था। लेकिन आपने देखा कथानक क्या था? एक आतंकवादी युवक का आतंकवादी बनना जस्टिफाई किया गया था, न केवल जस्टिफाई बल्कि ग्लोरीफाई किया गया था। और हम बुमरो बुमरो करते रह गए। क्यों? क्योंकि हम तो बॉलीवुड और क्रिकेट लवर्स हैं। तो मतलब हम जब मैं कहती हूँ, मैं पूरे भारत की जनता की बात कर रही हूँ। एक तो जानबूझकर स्तर गिराने का काम किया जाता है, स्तरहीन फिल्में परोस के। उसके बाद ये थोपा जाता है कि आपका स्तर ही यही है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अच्छी फिल्में बनाएं। इसी देश ने सत्यजीत रे भी दिए हैं और इसी देश ने ऋत्विक घटक भी दिए हैं, वो हमारा ही स्तर है। आपके पास चूंकि वो स्तर नहीं है, आप स्वयं स्तरहीन हैं। और आपने असंख्य इस प्रकार की फिल्में, जो इन्होंने जैसे प्रोपेगेंडास के उदाहरण दिए, मैं कश्मीर को ही लेकर बता दूं, जैसे मैंने एक अभी ये बताया बुमरो बुमरो का उदाहरण। उसके अलावा जैसे स्थानों के नाम बदले जाने, जैसे हमारे यहाँ अनंतनाग को इस्लामाबाद कहते हैं। एक फिल्म आई थी पीछे, उसमें ये कहा गया था, शैतान की गुफा दर्शाया गया था मार्तंड सूर्य मंदिर को, और इस प्रकार से जूते लेके वहां नाचा गया था। भारतीय सेना को डेमोनाइज किया गया था, विलन के रूप में दिखाया गया था। और ये सब आपके गले उतारा गया। कहीं कोई इक्का दुक्का प्रोटेस्ट किया तो कश्मीरी हिंदुओं ने किया, लेकिन ओवरऑल जनसाधारण को इतना अचेत कर दिया गया है इस देश में, बॉलीवुड के ही एक सशक्त साधन द्वारा। एक शस्त्र है बहुत बड़ा, ये कैमरा बहुत बड़ा शस्त्र है। तो इससे आपको बार बार अचेत कर दिया कि आपको यही देखना है और यही एक्सेप्ट करना है और इसके खिलाफ आपको नहीं बोलना है। जो कुछ भी एंटी हिंदू है या एंटी सनातन है या एंटी भारत है या एंटी भारतीय आर्मी है, वही नॉर्मल है। और जो कुछ भी प्रो भारतीय है तो वो हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म है। जैसे उरी आई थी, उसके बारे में बोला गया, अरे बहुत ज्यादा टॉक्सिक हाइपर नेशनलिज्म हो रहा है। टॉक्सिक क्या है भाई भारत प्रेम में? व्हाट इज टॉक्सिक? कैन पेट्रियोटिज्म बी टॉक्सिक?
तो टॉक्सिक उनके लिए था जिनका बेसिकली डिटॉक्स हो रहा था, जिस नैरेटिव का डिटॉक्स हो रहा था, उन्होंने ये बातें गढ़ी। सो खैर दिस वाज, मैं ऐड करना चाहती थी पिछले प्रश्न में। आप एक आर्टिस्ट के साथ एक कल्चरल एक्टिविस्ट भी हैं, जिसकी झलक हमने देखी अभी। और मुझे लगता है हर आर्टिस्ट को होना ही चाहिए। जी, जी, और जो आपने राष्ट्रवाद का सवाल पूछा था, आई एम सॉरी, मैं सवाल इनसे था, लेकिन क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ज्वलंत मुद्दा है। मैं फिल्म और राष्ट्रवाद का ऐसा मानती हूँ कि जो राष्ट्र के काम नहीं आ रही वो फिल्म ही नहीं है, वो बेकार है, वो देखने ही मत जाइए। जो राष्ट्र के हित में नहीं है, जो राष्ट्र को a film that doesn't make you feel proud of your country, don't watch it. That's not cinema, that's propaganda. That is propaganda. बिल्कुल। आपने विभिन्न मंचों में सांस्कृतिक विरासत को बचाने की बात कही हुई है, इससे पहले भी कही है, आप इस पर काम भी कर रही हैं। क्या वितस्ता और कश्मीर के पवित्र स्थलों की पुनर्स्थापना से भारत की आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण संभव है? वितस्ता तो एक उदाहरण है जो कि मुझे पता है, वो वीडियो बहुत फेमस हुआ। वितस्ता झेलम नदी का ही नाम है, आप सभी जानते होंगे, जानना चाहिए, और हमेशा वितस्ता ही बुलाना चाहिए। दुर्भाग्य ऐसा है ना, मुझे अभी भी लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ, कौन सा? झेलम वाला। दुर्भाग्य देखिए, मैं कह रही भाई वितस्ता वाला वीडियो भी वायरल हो गया, फिर भी आप कह रहे थे झेलम वाला वीडियो। तो झेलम नहीं है, वितस्ता है। एनीवेज, तो जैसे मैंने आपको कहा, एक फिल्म में बोला गया कि हम तो अनंतनाग को इस्लामाबाद कहते हैं। आपको पता अनंतनाग कितना प्राचीन है? उसे इस्लामाबाद कहना ऐसा है जैसे आप वाराणसी को इस्लामाबाद बोले। बोलिए कैसे? मैं उदाहरण के साथ बताती हूँ। नीलमत पुराण में एक श्लोक है, वो अनंतनाग की ही पवित्रता के बारे में है विशेषकर, मैं इसलिए कह रही हूँ। ये श्लोक है कि त्रिकोटि संगमाद गुह्यम यावद रौप्येश्वरम हरम तावत क्षेत्रम समम ज्ञेयम वाराणस्याथ वाधिकम, यानी साउथ कश्मीर, अनंतनाग एरिया, त्रिकोटि संगम से लेके आपका रौप्येश्वर हर तक, ये जो एरिया है अनंतनाग, जिसे वो कह रहे हैं कि हम तो इस्लामाबाद कहते हैं, भाई हमारी मर्जी, ये फिल्मों में भी आपके गले उतारा गया, नॉर्मलाइज किया गया। इस पवित्र क्षेत्र की पवित्रता और महिमा वाराणसी से कम मत आंकना, उसके अधिक या उससे बराबर ही आंकना। ये हमारा नीलमत पुराण कहता है। कश्मीर के एक एक चप्पे चप्पे में ऐसे पावन तीर्थ हैं, और जब आप इन तीर्थों के नाम बदलते हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा कि अनंतनाग को इस्लामाबाद बुलाना वाराणसी को इस्लामाबाद बुलाने जैसा है, और ये हर एक हिंदू के दिल पे चोट होनी चाहिए, ये जो नाम बदले जाते हैं। इवन मैं आपको नया बताऊं, वितस्ता की तो मैंने बात कही ही थी उस वीडियो में पिछले एक लिट फेस्ट में। आप श्रीनगर तो जानते होंगे ना, श्रीनगरी पे उसका नाम है, श्री चक्रेश्वरी पीठ है हारी पर्वत में। आप में से कितने लोग कश्मीर गए हैं पर्यटन के लिए? सभी जाते हैं। तो श्रीनगरी जो उसका नाम है, वो श्री चक्रेश्वरी पीठ है, वहां हारी पर्वत है, जिसे कोहे मारान बोला जाता है। वो श्री चक्रेश्वरी माता का पीठ है, जिस बेसिकली क्या है, उसकी भी कहानी है कि शंकर पार्वती जब बात करते हैं तो पार्वती माता कहती है श्री चक्र क्या है, मुझे जरा समझाइए। तो धरती पे जिस शिलाखंड पे भगवान शंकर, ऐसी मान्यता है, जहां पे उन्होंने उंगली से अपनी श्री यंत्र का डायग्राम उकेरा, वो यंत्र आज भी उस शिला में है, पावन शिला में। जब भी आप अगली बार पर्यटन के लिए कश्मीर आए तो एक तीर्थाटन की दृष्टि से भी जरूर आइएगा। और श्री चक्रेश्वरी हारी पर्वत, जिसे आप वो कोहे सुलेमान कहते हैं, कोहे मारान कहते हैं, सॉरी, तो वहां पे श्री चक्र उकेरा हुआ है नेचुरली। वो माना जाता है वो शिव जी के हाथों का वो एम्बॉस्ड है उस शिला पे। तो उस श्री चक्रेश्वरी सिद्धपीठ से उस पूरे नगर का नाम श्रीनगरी है, जिसे श्रीनगर कहते हैं। उस श्रीनगर को शहरे खास बुलाया जाता है। आप जानते हैं ये बात, और ये ऑफिशियल है सरकार, अपने अखबारों में और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। वो लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ ये, क्योंकि क्या है, एक क्या करते हैं, एक शहर का नाम बदलना है तो उसका एक एरिया पकड़ लो, इस एरिया का नाम श्रीनगर नहीं शहर खास बोलेंगे, वो है श्रीनगर में, और धीरे धीरे वो शहर खास बनाने की कोशिश। और ये इस सरकार के सामने ही हो रहा है। तो हमारी चेतना कहाँ है, हमारी जागरूकता कहाँ है? तो इसके लिए तो मैं कलाकार हूं या मैं जो भी हूं, मैं एक नागरिक होने के नाते, एक भारतीय होने के गर्व से भरे हुए एक नागरिक होने के नाते मैं तो इस पर आवाज उठाती हूँ। मैं तो ये बताती हूँ कि ध्यान रखिए आपके सामने क्या हो रहा है। और ये सिर्फ नाम बदलना ही नहीं है, आपकी पहचान बदलना है। देखिए, खतरे दो होते हैं, आपकी जान पे और आपकी पहचान पे। हमारे पे दोनों हुए, ठीक है। जान हमने बचाई जैसे तैसे, रलिव गलिव सलिव का नारा था
तो हम लोग ने जान बचा ली। अभी सारा संघर्ष जो है वो हमारा विस्मृति के खिलाफ का संघर्ष है, पहचान बचाने का संघर्ष है। कल को जब मैं वापस जाऊंगी तो बोलेंगे मैं तो वितस्ता पे आरती करने जाऊंगी, अभी मैं पीछे वाराणसी में थी तो गंगा आरती देखी मैंने और मेरे तो आंसू आ गए, क्योंकि मैंने कहा एक समय पे ऐसे ही वितस्ता में आरती होती थी, वहां पत्तलों में दिए बहाए जा रहे थे गंगा मैया में, तो हम लोग अखरोटों में दिए बहाते थे, अखरोटों के दिए बना के वितस्ता मैया में बहाते थे। उसके तटों पे आरती होती थी, भव्य दिव्य आरती, और बहुत ही प्रागैतिहासिक काल से होती आ रही है, लेकिन आज सब गायब है। आज वो वितस्ता ही नहीं है, वो झेलम हो गई है। तो आप जब अपने तीर्थ जाएं, अपने पवित्र स्थान जाएं, अपनी नदियां, अपने पहाड़ देखें, है ना। हमारे तो भारत में चप्पा चप्पा पवित्र है, चप्पा चप्पा तीर्थ है, और वो तीर्थों के नाम ही बदल गए, वो पहचान ही बदल गई, तो इससे बड़ा जेनोसाइड क्या होगा। यही तो कल्चरल लेवल पे आपका ऐसा आपका सारे चिन्ह मिटाए जाने का एक सोचा समझा और सुनियोजित और बहुत क्रमबद्ध तरीके से चलता आ रहा एक सिलसिलेवार एक तरीका है, और ये प्रोसेस चलता जा रहा है, और वी हैव टू बी अवेयर अबाउट इट टू बी एबल टू स्टॉप इट। अगर हम अवेयर ही नहीं होंगे तो हाँ है ना, हाँ अनंतनाग, अच्छा इस्लामाबाद, अच्छा हमने फिल्म में भी देख लिया, हाँ फिल्म में भी तो पता है। देखिए फिल्म को कितनी चालाकी से यूज किया गया, इस जो कल्चरल इरोजन है, जो ये सारा जो इरेज करने का तरीका है, कल्चरल जो जेनोसाइड है, उसको किस तरह से उन्होंने फिल्म को यूज किया इस चीज को प्रोपेगेट करने के लिए। इसी को तो प्रोपेगेंडा कहते हैं, है ना जी। अपने अंतिम लाइन क्या थी आपकी? कश्मीर के पवित्र स्थलों की पुनर्स्थापना से भारत की आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण। अब ये जो आपका दूसरा इसका पक्ष है कि जो अब हम ये तीर्थ स्थानों को हम पुनर्स्थापित करें, बहुत जरूरी है, करना चाहिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे एक सवाल आप सभी से पूछना है। एक मंदिर है, भगवान की मूर्ति लग गई, सब कुछ हो गया, भक्त कहाँ है? जब आप कश्मीर में मान लीजिए मारतंड सूर्य मंदिर, मैंने आपको कहा इसकी पुनर्स्थापना हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, हम सभी के लिए बहुत ही आनंद का विषय होगा। लेकिन उसमें विजिट कौन कर रहा है? उसमें हर संडे या हर मंडे, या जैसे सूर्य का मंदिर है, इसी तरह से जितने भी हमारे तीर्थ हैं, जब उनकी वापस पुनर्स्थापना होगी आध्यात्मिक चेतना के लिए तो अच्छा है, लेकिन उस प्रैक्टिस को करने वाले प्रैक्टाइजिंग हिंदूज कहाँ हैं? वो तो निष्कासन में। तो तीर्थों को पुनर्स्थापित करने के साथ साथ सबसे पहले ये सुनिश्चित करिए कि जो उस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो तो अभी भी सड़कों पे भटक रहे। मैंने आपको बोला कल अधिकारों के लिए वो रैली करने वाले हैं, मैं आज यहाँ पे इस मंच से उनको समर्थन दे रही हूँ, आप सभी को ये बता रही हूँ कि देखिए हमारी लड़ाई अभी भी सड़कों पर है। एक फिल्म आई, उससे हमें बहुत फायदा मिला, लोगों को जानकारी मिली, लेकिन हम तो अभी भी सड़कों पर लड़ रहे हैं, हम तो अभी भी निष्कासित हैं। हमारे मंदिर बने, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हम कब वहां जाएं? ट्रेन, अभी मुझे कुछ महिलाएं मिली, यहाँ बड़ी बातचीत हो रही थी उनके साथ, तो बड़े खुश थे कि अब तो ट्रेन चल पड़ी, हम तो ट्रेन में जाएंगे कश्मीर। अच्छी बात है, पर्यटकों के लिए ट्रेन चली है क्या? कश्मीरी हिंदुओं को उनके निष्कासन जो शिविरों में रह रहे हैं, अभी भी जगती, आप कभी जाइए कश्मीर जाते हैं, जगती में रुकिएगा। जगती एक बहुत बड़ा टाउनशिप है जहाँ पे वो निष्कासन का जीवन, रिफ्यूजी का जीवन अभी भी जीने को बाध्य हैं, बहुत ही खस्ता हाल तरीके से। उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए, वो है कश्मीर के असली हकदार लोग। और जब आप पर्यटन के लिए जाएं तो आप ये सोचिए कि इस ट्रेन में वो लोग जिस दिन कश्मीर वापस जाएंगे तो उस ट्रेन का कोई अर्थ है। बिल्कुल भाषा जी। एक सवाल अमिताभ जी से है। अमिताभ जी, आप लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपने कई पीढ़ियों को देखा होगा आगे बढ़ते हुए, और वो पीढ़ियों ने उन फिल्मों को देखा होगा जिन फिल्मों की हम बात कर रहे हैं। तो उन फिल्मों का प्रभाव उस छात्रों के मन पे या उन छात्रों पर क्या पड़ा? जैसे आज के जो छात्र हैं वो एक जो उनकी फिल्में हैं या जो देखते हैं OTT पे जो प्लेटफॉर्म से कंटेंट है, उसका क्या असर आप कॉलेज में एज अ टीचर उन छात्रों पर देखते हुए आए हैं, उस पर थोड़ा सा। कोई अटेंड करेगा? जी, आवाज है। नमस्कार। मुझे लगता है सत्र का समय भी हो रहा होगा और विषय अब थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ है। देखिए, ये जो मैं 2-3 बातें जो अभी तक कही गई हैं उस पर भी 1-2 बातें मैं कह सकता हूं। एक तो कृपया जो सिनेमा जो राष्ट्र के हित के लिए बनाया जा रहा है उसे एक जगह पार्क मत करिए,
उसको राष्ट्रवादी सिनेमा कह के एक छोटी सी पार्किंग में मत खड़ा करिए। राष्ट्र का ये भविष्य का ये ही मुख्यधारा सिनेमा होने वाला है। आप ये मत सोचिए कि वो जो एक खान मार्केट गैंग है वो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेगी। एक फिल्म आई थी जो गुजरात के एक बहुत बड़े शराब व्यापारी के ऊपर बनी थी, उसमें एक बहुत गंदा गाना भी था, बहुत चली, सैकड़ों करोड़ का उसने बिजनेस किया। हम ये भी जानते हैं कि जो फिल्में नहीं देखना चाहिए उन फिल्मों को देखता कौन है। उनको देखने का एक टूल किट आता है। आप लोग टूल किट, ये मैं कहूंगा इन लोगों से, ये टूल किट भी एक आज अगर ले लेते इशू तो एक टूल किट आता है। टूल किट में वो व्यक्ति खुद थोड़ा सा टिकट खरीदता है, अगले दिन समाचार में आता है कि आज पहले दिन इतने करोड़ का व्यवसाय हुआ। उसके बाद वो समाज जिससे उस फिल्म का और उस फिल्म निर्माताओं का कोई लेना देना नहीं है, उनका अहित छुपा हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो एक सब कुछ अलग कर लिया। क्षमा कीजिएगा, उन्होंने अपना स्कूल अलग कर लिया, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी अलग कर ली, उन्होंने अपना कानून अलग कर लिया। उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप उस चीज को प्रमोट करने उन सिनेमा को देखने जाते हैं, कृपया बंद करिए। कोई वो नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं। वो जो 600 करोड़ 800 करोड़ का व्यवसाय हो रहा है वो आप लोगों के माध्यम से हो रहा है। प्रारंभ में सिनेमा ऐसा नहीं था। शुरुआत की फिल्म भारत के स्वाधीनता 1918 में ये सेंसरशिप एक्ट लागू हुआ था। जब जिसकी भी सरकार थी उसने अपनी सरकार की रक्षा के लिए सेंसरशिप लागू किया था। 47 में ऐसा सिनेमा नहीं था। सिनेमा को हमने ऐसा बनाया। और हम, ये बात अलग है, अगर आप छावा देखने जाते हैं, अगर आप छावा देखने जाते हैं तो छावा बिजनेस करती है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम आपको छावा से मालूम है क्या है? उस शहर में जहां अभी गड़बड़ हुई, भोपाल के पास का शहर है 400-300 किलोमीटर दूर, उसमें जिस लड़के ने स्कूटर जलाया आपको रिपेयर करवाने उसी लड़के के पास जाना है। किसने स्कूटर जलाया? रिपेयर करवाने कहां जाओगे? हमने इतना कंपार्ट कर लिया अपने आप को। ये मुख्यधारा सिनेमा हमारी संस्कृति में नहीं था। यहाँ दो तरीके के लोग बैठे, यहाँ तो विद्यार्थी बैठे हैं या अधिक आयु के लोग बैठे, वयस्क बैठे। मेरा ये कहना है हमारा जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन करिए। कृपया ये निर्धारित करिए कि हमें क्या नहीं देखना है। आज जो बात हो रही थी ना, इससे पहले हमारे अश्विनी जी ने भी बात की। या एक बात बताएं, आपने फिल्म देखी अभी दिल्ली की, उसमें एक लड़के को एक कांस्टेबल के सीने पे गोली पिस्तौल दिखाते हुए इसमें एक शॉट आया था। उस लड़के का नाम मालूम है आपको? उस लड़के ने अभी विधानसभा का उसे टिकट दिया गया, ये मालूम है आपको? एक राजनीतिक दल ने उसे टिकट दिया उस लड़के को। उसको कितने वोट मिले आपको मालूम है? वो पोस्टर बॉय है एक समाज का। हम हमारे पोस्टर बॉयज कहाँ हैं? ये रील, ये व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये सब छोटी बातें हैं। दीदी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कश्मीर फाइल्स आप में से कितने लोग जानते हैं कि इस शहर के लड़के के द्वारा बनाई गई मूवी है? मैंने उसको बुलाया था मिंटो हॉल में, अंशुल जानता है इस बात को। आप देखिए, वो विवेक भाई हमारे इसी शहर के हैं। जो दीदी के ऊपर शॉट दिखाया गया, मैं वास्तव में उससे विचलित हुआ था, क्योंकि भोपाल में 48 कश्मीरी विस्थापितों के परिवार रहते। हमने सबसे पहले उनका एक शो भोपाल में किया था। वो वास्तव में उस फिल्म को हमें पूरा चलाना कठिन हो गया था, क्योंकि वो लोग कश्मीर के विस्थापित थे। उनने वो चीज वहां से देखी थी, वहां से आए थे। ये कश्मीर का विस्थापन जिस दिन हुआ था, वो लगभग उस दिन आप इस पृथ्वी पे थे। कश्मीर दूर नहीं है, आप भी कश्मीर जैसे ही शहरों में रह रहे हो। इसलिए कृपया मुख्यधारा के सिनेमा को, इस सिनेमा को मुख्यधारा का मानिए। सिनेमा आप जो चाहोगे वैसा बनाएंगे। भाई ने फिल्म बनाई है, मालवीय जी ने फिल्म बनाई है। अगर ये फिल्म चलेगी तो ही तो ये बनेगी आगे। इसलिए कृपया करके आप ये निर्धारित करिए कि आपको आपका देश कहाँ ले जाना है, आपको देखना क्या है। इसके साथ साथ आप ये भी निर्धारित करिए आपको क्या नहीं देखना है। सिनेमा किसी देश के भविष्य का निर्माण करने की भी क्षमता रखता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। एक प्रश्न देवेंद्र जी आपसे है।
अमिताभ जी ने बोला राष्ट्रवादी सिनेमा आज का मुख्य धारा का सिनेमा है, और इस मुख्य धारा की सिनेमा में की जो आवश्यकता है उसकी वो कितनी आवश्यकता है और वो हमारे समाज के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ही सारगर्भित बात कही अभी सर ने, अमिताभ जी ने। इसको एक पार्किंग में मत आप पार्क करिए राष्ट्रवादी बोल करके। ये मुख्य है, मुख्य सिनेमा है। इसमें कई सारी लेयर्स हैं, कई सारे आयाम हो सकते हैं। और मैं कई बार बोलता आया हूं, पिछले कार्यक्रम में भी मैं बोल रहा था कि सिनेमा है क्या। कश्मीरी पंडितों का दर्द 1990 के आसपास में ये सारी चीजें हुई, कितने लोग जानते थे। इतने दशकों में कईयों ने कोशिश की कि बताया जाए, पहुंचाया जाए। वो खुद भी तरह तरह से मूवमेंट चलाते रहे, लेकिन हमारा देश की जनता को पता ही नहीं था, बहुत सारे लोगों को, कि ऐसा भी कुछ हुआ है। जो काम दशकों में नहीं हो सकता वो 1-2.5 घंटे की फिल्म कर सकती है। तो फिल्म कितना बड़ा माध्यम है, इसकी एक गंभीरता को हम लोग समझें। आपका सवाल यह है कि ये किस तरह से हमारे समाज को प्रभावित कर सकता है इन पॉजिटिव वे, कितना जरूरी है समाज के लिए। बिल्कुल। और मैं हमेशा ये बोलता आया हूं, मैं पिछले कार्यक्रम में मैंने एग्जाम्पल दिया था, मैं वापस दोहराना चाहूंगा। यहां पास में ही रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाएं इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उस पर शैल चित्र बने हुए हैं, और 30,000 साल पुराने शैल चित्र है वो। 30,000 साल पहले पाषाण युग में, जब वो शिकारी जंगली लोग थे, भाषा का भी उस टाइम यूज होता होगा या नहीं होता होगा ये पता नहीं, वो शिकार करते थे। शिकार करके कच्चा मांस खा के अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन उस सारी घटना को वो उन गुफाओं की दीवारों पर शैल चित्रों के माध्यम से उकेरते थे। तो ये मानकर चलिए कि जो है मानव सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है या मानव की उत्पत्ति हुई है, उसके साथ ही उसके अंदर कला की उत्पत्ति भी साथ ही साथ चल रही है। कि एक व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, जो किस तरह का खाना खाना चाहिए वो नहीं पता उसे, लेकिन वो कला का एक सृजन का काम भी कर ही रहा है वहां पर। तो मूलतः तो अंदर कलाकार छिपा हुआ है, और वही तो बहता है संस्कृति के जरिए, कल्चर के जरिए, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये अभी जैसे कि भाषा जी बोल रही थी कि पहचान पे आक्रमण हो रहा है। देखिए, आप सभ्यताएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन जब पहचान खत्म होती है तो फिर वो देश का नाम बदल जाता है, वो देश की पहचान बदल जाती है। हमारा तो 1000-1200 साल का इतिहास है कि झेलते ही आ रहे हैं हम लोग हमले। ये जो कश्मीरी जेनोसाइड की बात आप कर रहे थे, ये तो अभी रिसेंट का है। इसके पहले भाषा जी जानती होंगी, बहुत सारे शाह सुल्तान शाह करके थे, शुरुआत में वो आए और उसके बाद कई सारे आक्रमण हुए। तो हम तो इतने सारे आक्रमण झेल झेल कर यहां तक पहुंचे हैं, है ना। तो जो हमारी संस्कृति बची क्यों रही? सभ्यताएं मिट गई, लेकिन हमने हमारी कला, हमारा जो संस्कृति है, हमारे रिचुअल्स है, हमारी परंपराओं को जीवित रखा। तो बात यही है, जैसे सर बता रहे थे अभी, कि हमें क्या देखना है, क्या चूज करना है, किस चीज को जीवित रखना है, ये जिम्मेदारी दर्शकों की है। हम लोग आज भी जो है इतने प्रयासों के बाद भी हमारे देश का नाम आज भी वही है, नहीं बदल पाए। हाँ, टुकड़े हुए मानते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने हमारी संस्कृति को सहेज के रखा था, और फिल्में उसी संस्कृति का एक हिस्सा है। बहुत ताकतवर माध्यम है, और उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सावधानी पूर्वक चुनना चाहिए कि किन फिल्मों को देखना चाहिए और किन को नहीं देखना चाहिए। वो भी आप लोगों को डिसाइड करना होगा। जब आप जागरूक होंगे, आपकी तरह का सिनेमा होगा, आपकी तरह की बातें होगी उस सिनेमा में। क्योंकि आप सिर्फ एक फिल्म नहीं देख रहे हैं, आने वाली एक पीढ़ी, एक जनरेशन को अपनी संस्कृति से उसके जरिए परिचय भी करवा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है सिनेमा, समाज को बदलने का मादा रखता है। सिनेमा समाज का आईना बोलते हैं, समाज का दर्पण है, लेकिन एक इसका वाइस वर्जा भी है कि सिनेमा समाज को
उसी तरह से प्रभावित भी करता है, उसी तरह से उस पर प्रभाव भी डालता है, उसको बदलने की भी क्षमता रखता है। तो बिल्कुल ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी फिल्म मेकर्स पर भी है और उससे बड़ी जिम्मेदारी दर्शकों पर है कि उन्हें क्या देखना है। धन्यवाद देवेंद्र जी। आज के सत्र का अंतिम प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भाषा जी आपसे है कि 90 के दशक के कश्मीर और 2025 के कश्मीर में आप क्या अंतर देखती हैं, और क्या कश्मीरी पंडित वहां वापस लौट पाएंगे? 90 के दशक के कश्मीर और 2025 के आज के कश्मीर में देखिए, कुछ तो मैं पॉजिटिव से शुरू करती हूँ, है ना। आर्टिकल 370 तो नहीं है अब, 35A तो नहीं है अब, ये सब चीजें तो बहुत अच्छी हैं, है ना। और लेकिन जैसे हम जेनोसाइड, हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ कश्मीर और कश्मीरी हिंदुओं का नहीं, पूरे हिंदू समाज का है। हम सभी कश्मीर फाइल्स को इसलिए हमने सराहा और सफल बनाया क्योंकि सभी हिंदुओं ने उस पीड़ा से कनेक्ट किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम सभी हिंदुओं को पता होना चाहिए कि जेनोसाइड के 10 स्टेप्स होते हैं, 10 चरण होते हैं, 10 स्टेजेस होते हैं। मैं पूरे स्टेजेस तो यहाँ नहीं बताऊंगी, लेकिन इट स्टार्ट्स विद क्लासिफिकेशन, सिंबलाइजेशन, डिफरेंशिएशन, डिह्यूमनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, पोलराइजेशन, प्रिपरेशन, परसिक्यूशन, एक्सटर्मिनेशन एंड फाइनल 10th स्टेप इज डिनायल। 1990 में ये सारे 9 स्टेप्स हुए। 2025 में जो अभी भी है वो है डिनायल। सरकारी मान्यता हमारे जेनोसाइड को अभी भी नहीं मिली है। आप जम्मू कश्मीर जाइए, क्योंकि आप लोगों को पर्यटन का बहुत शौक रहता है, तो जरूर जाइए। वहां पे पता है कश्मीरी हिंदुओं को माइग्रेंट बुलाया जाता है। माइग्रेंट सरकारी तौर से हमारे लिए, मतलब भाषा सुनली जो है वो माइग्रेंट है, जबकि मैंने माइग्रेट नहीं किया है, मेरा निष्कासन हुआ है। पलायन नहीं है ये निष्कासन है। हमें अक्सर बोला जाता है आपने पलायन कर लिया, आबादी से पलायन, विस्थापन, ये सब बड़े सॉफ्ट टर्म्स है। इससे आप उस पूरी वेदना को, उस पूरी जेनोसाइड की एक त्रासदी को छोटा कर देते हैं जब आप कहते हैं पलायन, विस्थापन और माइग्रेंट। और ये तो सरकारी टर्म है हमारे लिए। तो जब सरकार इसे मान्यता देगी, यानी ये जो डिनायल, जो 10वां और आखिरी कील है उस कॉफिन में, जिसे जेनोसाइड कहते हैं, जो 10 चरणों में होता है, जब ये हटेगा तो धीरे 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 हम रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड की तरफ आएंगे, जो कि हमारी सारी लड़ाई है। कश्मीर फाइल्स उसका एक छोटा सा हिस्सा था। लड़ाई जारी है और मैं तो उस लड़ाई में मेरी पीढ़ियां, मुझसे पहले 1947 के जो अत्याचार हुए, जिसे कबायली रेड कहा जाता है, वो पाकिस्तानी आर्मी के जो अत्याचार थे, मेरे दादाजी उस समय पे कार्यरत थे, एक्टिव थे। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा समुदाय मेरा परिवार है, और मैं उन सब परिवारजनों से की तरफ से आपको बता रही हूँ कि हम लोग किस किस आयाम पे लड़े हैं, ये हम आपको बता भी नहीं सकते। साहित्यकारों के परिवार से मैं आती हूँ। डॉक्टर क्षमा कौल मेरी माता जी हैं, जिनका प्रसिद्ध नॉवल है दर्दपुर। अगर आप साहित्य में रुचि रखते हैं तो दर्दपुर जानते होंगे। कश्मीर पर पहला संपूर्ण रूप से जेनोसाइड को उकेरने वाला उपन्यास है। मेरे पिता श्री अग्निशेखर जी कविताओं के रूप में कश्मीर का पूरा गाथा, जिसे नील गाथा के नाम से भी उन्होंने लिखा, कश्मीर की पूरी गाथा जो है, कश्मीर की, ये जो मैंने कहा ना हमारा विस्मृति के खिलाफ हमारा युद्ध है, वो साहित्य के माध्यम से मेरे परिवार ने किया। मैं रंगमंच और परफॉर्मिंग आर्ट्स के रूप में कर रही हूँ। हम लोग अपनी लड़ाई अपने आप लड़ रहे हैं। सरकारी मान्यता हमारा पहला एक हमारी डिमांड है। ये आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हम 35 साल से लड़ रहे थे, और जब ये हुआ, आप यकीन मानिए जम्मू में ढोल बजे, हम लोग सड़कों पे आके नाचे। मेरी 99 वर्षीय नानी जी तब जिंदा थी, इतनी खुश हुई, बोली मेरी तो उम्र चली गई लेकिन कम से कम 370 जाते हुए मैंने देखा, ये मेरा बहुत बड़ा सपना था। लेकिन दुर्भाग्य से देहावसान उनका निष्कासन में ही हुआ। उनकी बड़ी तमन्ना थी जहां पे पैदा हुई वहीं पे वो अपना उनका मतलब अंतिम सांसें वहीं हो, लेकिन वो तो नहीं हुआ। तो वही सारी लड़ाई है। ये 90 और 2025 का, फिर भी मैं कहूंगी फिर से एक पॉजिटिव अंतर ये है कि आज इस मंच पे हम कश्मीर जेनोसाइड को एक स्पेस मिला है, हम बात कर पा रहे हैं। ये एक और पॉजिटिव एक अंतर है 90 और 2025 में। लेकिन हाँ, जो
जो मैंने आपको कहा, जैसे कि जो मिटाने का जो प्रोसेस चल रहा है, पहचान को, जान को, हर चीज को, वो सिलसिलेवार तरीके से अभी भी जारी है। और जब हम उस चीज को मानते हैं, जब हम जेनोसाइड को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड का पहला स्टेप शुरू करते हैं, और उसकी जो हमारी सारी लड़ाई है वो अभी भी जारी है। मैं एक जाते जाते एक बात कहूंगी, हम लोग चूंकि डिस्कस कर रहे थे, वो शायद यहाँ पे इन्होंने सवाल उठाया नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि मैं इस मंच को मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दूं। कल्चरल ये जो आइडेंटिटीज की बात हो रही थी, तो अमरनाथ यात्रा की भी हम जिक्र करते ही हैं अक्सर, है ना। आप में से कई तो गए भी होंगे, कितने लोग अमरनाथ यात्रा, ओके, तो पहलगाम भी आता है रास्ते में, है ना। इस तरह से नाम बदलने की बात पे भी था। खैर मैं आपको बताऊं, पहलगाम आपको पता है नाम कैसे पड़ा? पहलगाम जो है दरअसल प्रहरी गांव है, प्रहरी गांव। शिव जब पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए एक जगह चयनित करते हैं और रास्ते में ले जाते हैं, वहीं गौरी मार्ग आता है, जैसे हम गुलमर्ग कहते हैं, वो दरअसल गौरी मार्ग है, गुलमर्ग नहीं है। तो प्रहरी गांव, जो अब पहलगांव आप अक्सर जाते होंगे, तो जय बाबा, तो हम जब जाते हैं अमरनाथ, तो अमरनाथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी खोज तो एक चरवाहे ने की जी, जो लोकल था, तो ये तो सारा श्रेय उसे जाता है। आप जानते हैं ना इस नैरेटिव को, पता है कि नहीं? नहीं पता है? अच्छी बात है, तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये झूठा नैरेटिव है, ये सरासर मनगढ़ंत बात है। और दो बातें कहूंगी ब्रीफली, है आगे है जी। एक तो इसे बाबा बर्फानी मत बोला करिए, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। बर्फ हमारा शब्द नहीं है, ये एक प्रागैतिहासिक रूप से हिमलिंग है जो नेचुरल है, और बर्फ नहीं है वो। बर्फ कहने से आप एकदम उसकी जो महिमा है उसको घटाते हैं और इतिहास को मिटाते हैं। तो बाबा बर्फानी नहीं बोलिए, इनका एक्चुअल नाम है अमरेश्वर महादेव। अमरेश्वर भैरव हैं, कश्मीर भैरवोपासना की भूमि है, तो ये अमरेश्वर भैरव है या स्वामी अमरनाथ, दोनों ही नाम मान्य हैं, दोनों ही नाम हमारे सही हैं। तो ये जो स्वामी अमरनाथ है, इनकी खोज एक विधर्मी ने, एक चरवाहे ने की, और हम बड़े उसके अनुग्रहित हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप देखिए, मैं 4 टेक्स्ट बताऊंगी, आप पढ़िएगा, थोड़ा सा पढ़ने का कष्ट करिएगा। मैं पन्ना और श्लोक बताने का भी वो नहीं करूंगी, कि स्पून फीड नहीं करूंगी, लेकिन राजतरंगिणी पढ़िए, हाँ, नीलमत पुराण पढ़िए, अमरेश्वर महात्म्य पढ़िए। हर तीर्थ का अपना महात्म्य। मैं वितस्ता की बात करती हूँ, मैं वितस्ता महात्म्य से आपको उद्धृत करके बताती हूँ, नीलमत पुराण से आपको। तो ये राजतरंगिणी, नीलमत पुराण, अमरेश्वर महात्म्य, भृंगीश संहिता, यहाँ तक कि ऐने अकबरी में इस बात का जिक्र है कि अमरेश्वर महादेव की यात्रा किन किन लोगों ने करी है, और उन्हें तो किसी बूटा मलिक उस चरवाहे ने रास्ता नहीं बताया था। 34वें वर्ष, ईसा पूर्व 34वें वर्ष में राजा संधिमती की हिमलिंग उपासना का वर्णन है, अमरनाथ यात्रा का वर्णन है राजतरंगिणी में। उसके बाद आप आ जाइए स्वामी विवेकानंद, इनको किसने रास्ता बताया? श्री गुरु नानक देव जी, इन्होंने अमरनाथ की यात्रा की है, इनको किसने रास्ता बताया? स्वामी रामतीर्थ परमहंस, इनको किसने रास्ता बताया? जगत गुरु शंकराचार्य, क्या इनको भी उसी चरवाहे ने रास्ता बताया? तो ये पूरी की पूरी इस खोज का श्रेय उनके सिर पे चढ़ा देना, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ऐसा हुआ था कि मध्यकालीन कश्मीर में जब इन विदेशी आक्रांताओं का शासन था, और उस दौरान कश्मीरी हिंदुओं को अपने तीर्थाटन करने की, अपनी धार्मिक यात्राएं करने की जब आज़ादी नहीं थी, तब ये यात्राओं पे ये रोक लगी थी। और जो अमरनाथ की यात्रा हम हर साल करते हैं, वो जब 50, 70, 80 साल रुकी हो, उसके बाद एक दिन जब एक कश्मीरी संत, जिन्हें सिद्धवानी बुलाते हैं, सेदवोइन, जब वो जाते हैं कश्मीर से, तो उन्होंने राह चलते वही भटका रास्ता पूछने के लिए एक चरवाहे से जरूर मदद ली थी, लेकिन दैट इज आफ्टर दैट द एंटायर ट्रैक वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट वेजिटेशन, और जब गए ही नहीं कोई तो वो पूरा ट्रैक लॉस्ट हो, तब उन्होंने उसकी मदद जरूर की थी। लेकिन शुरुआत से उसी के सर पे मर देना कि भाई उन्हीं को ये ताज पहनाना कि आप ही हैं, आप ही की वजह से हमें हमारे अमरेश्वर महादेव मिले, तो ये सरासर मनगढ़ंत बातें हैं। इस तरह से क्या होता है ना, आपसे आपका कल्चरल प्राइड छीन लिया जाता है कि हमें तो अनुग्रहित रहना है, किसी और ने हमें बताया कि वो हमारे महादेव यहाँ है। नहीं, आप अपने ग्रंथ पढ़िए, आपको पता चलेगा कब किस जमाने से हम लोग अपने महादेव को वहां पे पूजते आए हैं और पूजते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाषा जी। अब सत्र के अंत में मैं
दीदी योगिता से आग्रह करूंगा कि वो इस सत्र का अनुभव हम सबसे शेयर करें। सबसे पहले कुशाभाऊ ठाकरे फाउंडेशन का मैं धन्यवाद दूंगी कि मुझ जैसी छोटी सी कलाकारा को इतना बड़ा सम्मान दिया। और इस सत्र में जो मेरे मत थे, इसी सत्र में नहीं, इसके पहले भी जितने भी हुए, मैंने सभी सत्र ध्यानपूर्वक सुने हैं। मतलब पलक झपकने भी नहीं दी है मैंने अपनी, और खाना भी बहुत कम खाया है ताकि नींद ना आए। तो बात यही है कि जैसे कि हमारे मालवीय जी ने कहा कि फिल्म समाज का आईना है ही, लेकिन वो समाज को प्रभावित भी करती है। अब फिल्म की बात चली है, लेकिन मैं ओवरऑल मीडिया के बारे में अगर बता दूं आपको, तो टीआरपी एक नाम का एक बहुत बड़ा चलन हो रहा है आजकल कि फलानी फलानी सीरियल का टीआरपी बढ़ा है, तो ये देखो वो देखो। बढ़ाता कौन है? जैसे कि हमारे सक्सेना सर जी ने भी कहा कि हमें तय करना है कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। अब मैं तो बहुत सालों तक सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी मैंने, क्योंकि मैं ये संभालने की कोशिश कर रही थी कि मैं एडिक्ट ना हो जाऊं। बिल्कुल भी मुझे एडिक्ट नहीं होना है, क्योंकि ये पीढ़ी मैं देख रही हूँ। मैं भी 2 स्कूलों में पढ़ाती हूँ। मैंने स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन मैं आप जैसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और मेरा 13 साल का अनुभव, और 13 सालों में लगभग 1,500 विद्यार्थियों का मेरा अनुभव ये कहता है कि बच्चे आजकल पेरेंट्स का बिल्कुल भी नहीं सुनते। अभिभावकों को वो एक बात कहते कि तुम्हें क्या समझता है रे। माँ बाप को ये कहते हैं हुए। जब बच्चों को मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। और ये किसका प्रभाव है? ये कौन कर रहा है? ये कौन करा रहा है? कौन सिखा रहा है? ये बहुत ज़रूरी बात है। और हमारे मराठी में एक कहानी कही जाती थी हमारे बचपन में, बंदर और टोपी वाला। आपको पता है ये कहानी? टोपी वाले और बंदरों की कहानी पता है आपको? नहीं। एक टोपी वाला था और वो टोपियां बेचने के लिए जा रहा था। बीच में धूप की वजह से उसको नींद आ गई। एक पेड़ के नीचे वो कुछ देर के लिए सो गया। तब तक उस पेड़ पर जो बंदर थे उन्होंने उस पेटी से टोपियां निकाल ली और अपने अपने सर पे रख ली। अब पहले तो क्या किया कि वो टोपियां मिलाने के लिए टोपी वाले ने बंदरों को पत्थर फेंक के मारना शुरू कर दिया। बंदरों ने उल्टा वही काम किया जो टोपी वाले ने किया, वो भी पत्थर फेंक कर मारने लगे। फिर जब टोपी वाले ने क्या किया, अपनी टोपी सर से नीचे फेंक दी। बंदरों ने कॉपी किया, वो टोपियां फेंक दी और अपने टोपियां उसने वापस ले ली। बच्चे उसी तरह हैं। हम अभिभावकों को उसी टोपी वाले की भूमिका अदा करनी है। अगर हम ही मोबाइल लेकर बैठेंगे और कहेंगे तू पढ़ाई कर, तू ये कर वो कर, नहीं सुनेंगे। अगर हम बच्चों को समय देंगे कि हमें क्या देखना है, क्या कंटेंट। पेरेंट्स ही बहुत सारे सास बहू वाली सीरियल देखते हैं या मसालेदार फिल्में देखते हैं और बच्चों को कहते हैं बेटा ये नहीं करना चाहिए। कौन सुनेगा आपकी? हम सफ़र यहाँ से शुरू होता है। अगर आपकी अगली पीढ़ी अच्छी चाहिए, हमारे देश की अगली पीढ़ी अच्छी होनी है, तो जिम्मेदारी हमारी शुरू होती है जब आपकी उम्र 20 के ऊपर जाती है। शादी होती है, शादी के बाद बच्चे होते हैं और बच्चों के बाद जब आप अभिभावक के रोल में आते हैं, तब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती है कि हमने किस तरह से अपना बर्ताव और अपना देखने का कंटेंट क्या रखना चाहिए, उससे हमारे बच्चे संस्कारी पैदा हों। ये बहुत ज़रूरी बात है। और तभी जाकर फिल्म और समाज या ओवरऑल मीडिया और समाज में ये जो एक विकृति सी अभी हम देख रहे हैं, वो जाकर कहीं कम होने का अंदेशा हमको नज़र आता है।
अन्यथा ये झगड़ा होता ही रहेगा कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये है वो है, पॉर्न साइट्स है। आज कंटेंट भरपूर मात्रा में हमारे सामने उपलब्ध है, लेकिन हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये पहले बड़ों को तय करना है, और तभी जाकर हम बच्चों को ये सलाह दे सकते हैं कि हमें ये देखना है ये नहीं देखना है, और तभी जाकर समाज का चित्र बदल सकता है। ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद योगिता जी। समयाभाव के कारण हम दर्शकों के प्रश्न नहीं ले पा रहे हैं। आप अतिथियों से इस सत्र के बाद ही मिल सकते हैं, और अब मैं मंच आलोक जी को वापस सौंपता हूँ। धन्यवाद।